हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? वी आर स्टार्टिंग विद द पार्ट 3 ऑफ द चैप्टर एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। यार, ये चैप्टर में आप लोगों ने देखा कैसे एकदम से ना वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, भाई सब सब कुछ बदल दिया। अच्छा खासा एक पूरा देश, मतलब पूरी कंट्री, एक पूरा का पूरा 15 स्टेट का यूनियन एकदम से टूटना शुरू हो गया। और जैसे ये टूटा ना, मतलब इसने बहुत कुछ बर्बाद करके चला गया। अभी हमने पीछे पढ़ा, हमारे पास एक हीरो आया, येल्टसिन। उससे पहले हमारे पास है गॉर्बेचेव, जो हीरो बन रहे थे, पर वो हीरो हीरो बनते बनते बेचारे विलन बन गए। मतलब कहते हैं ना, किसी का भलाई करने भी कोई जमाना सही नहीं है। तो यही यही एग्जैक्टली हमें पता लगता है हमारे गॉर्बेचेव साहब के साथ। नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड। चीजें बदली, वक्त बदला, जज्बात बदले। अब इन सब चीजों में अगर हम बात करते हैं, तो सेकेंड वर्ल्ड का कोलैप्स हमें दिखाई देता है। द कोलैप्स ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड ऑफ द सोवियत यूनियन एंड द सोशलिस्ट सिस्टम। यहां से अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेस तैयार होते हैं। हमारे पास तीन चेंजेस रिजल्ट करे जाते हैं। पहला चेंज, इट मेंट द एंड ऑफ कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर पूरा का पूरा खत्म हो गया दोस्तों। पहली चीज तो, पहला कॉन्सिक्वेंसेस मार्क कर लीजिए पॉइंट। पहला कॉन्सिक्वेंसेस, एंड ऑफ, हेडिंग डाल लीजिएगा जरूर, एंड ऑफ कोल्ड वॉर कॉन्फ्रंटेशंस। ये आपकी हेडिंग होगी। द आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट जो है ना, सोशलिस्ट वर्सेस कैपिटलिस्ट, ये खत्म हो गया। Since this dispute had engaged the military, it had triggered the massive arms race. And this has led to the existence of military blocs. And this has also led to the end of confrontation demanded. तो भाई, यहाँ पर मार्क कर लीजिए। यहाँ पे क्या था, जो आइडियोलॉजी की लड़ाई थी ना, सोशलिस्ट वर्सेस कैपिटलिस्ट, यहाँ पर सोशलिस्ट जो थी वो हार चुकी थी, कैपिटलिस्ट जीत चुकी। यहाँ पर जो डिस्प्यूट था ये खत्म हो चुका था, मिलिट्री का, नेटो वर्सेस वर्साओ खत्म हो चुका था। अब धीरे धीरे करके अब एक आर्म रेस को खत्म करना था। सेकंड, पावर चेंज्ड। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट में क्या लिखिए, पावर रिलेशंस चेंज्ड। ये आंसर लिखिएगा जरूर। सो पावर रिलेशंस चेंज, एंड यहाँ पर इन्फ्लुएंस और इंस्टीट्यूशंस भी पूरा का पूरा चेंज करने लग गए। द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर लेफ्ट ओनली विद टू पॉसिबिलिटीज, या तो सुपर पावर के साथ रहो या तो अपनी दुनिया अलग बनाओ, वी डोंट केयर, पर आपकी सेकंड कोई वर्ल्ड नहीं। और यहाँ पे जो वर्ल्ड था ना, ये कोई अब बायपोलर वर्ल्ड नहीं है। बायपोलर का मतलब दो कंट्रीज का वर्ल्ड नहीं रहा, क्योंकि अभी तक तो दो ही कंट्रीज का वर्ल्ड था। एक था वर्साओ, एक था नेटो। ये दोनों का वर्ल्ड चल रहा था। पर अब कौन आया? अब आया हमारे पास मल्टीपोलर वर्ल्ड। अब जो थर्ड वर्ल्ड था वो भी अब आगे आने लग गया। तो यहाँ पर अब सारी की सारी चीजें मल्टीपोलर वर्ल्ड। तो यहाँ पर एक चीज हमें और भी दिखाई देती है कि यूएस बिकेम द सोल सुपर पावर। यहाँ पे पावर है, प्रेस्टीज है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पूरा का पूरा डोमिनेंट इकोनॉमी के साथ चलता है। ओके, इसके बाद हमें मिलते हैं वर्ल्ड बैंक। थर्ड पॉइंट, वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये दे बिकेम वेरी पावरफुल। ये लोग पूरा का पूरा लोन देने लग गए थे। ठीक है ना? ये आपके हो गए पॉइंट्स। इसके बाद इमरजेंस ऑफ मेनी न्यू कंट्रीज, ये भी कॉन्सिक्वेंसेज है आपके। सबके अपने इंडिपेंडेंट एस्पिरेशंस हो गए। जब मल्टीपोलर वर्ल्ड हो गया तो इंडिविजुअल कंट्रीज की अपनी खुद की पहचान बनने लग गई। अब कोई किसी कॉलोनी नहीं रह गया, खासकर बाल्टिक और ईस्ट यूरोपियन स्टेट्स में। बहुत लोगों का सपना था नेटो ज्वाइन करना। अभी देखो ना, ये नेटो ज्वाइन करने के चक्कर में तो यूक्रेन और रशिया की लड़ाई चल रही है। क्योंकि यूक्रेन ने करा कि हम नेटो ज्वाइन करेंगे, पर रशिया कहता है कि पड़ोस में हमारे कोई नेटो नहीं ज्वाइन करेगा। इसके बाद सेंट्रल एशियन कंट्रीज ने, दे वांटेड टू टेक द एडवांटेज ऑफ देयर लोकेशन, और उन्होंने रशिया के साथ, अपने वेस्ट के साथ टाइज कर। इंटरनेशनल सिस्टम में भी बहुत सारे प्लेयर्स इमर्ज हो गए। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, देख, जैसे अपनी आइडेंटिटी, अपने इंटरेस्ट, अपने इकोनॉमिक, अपने पॉलिटिकल डिफिकल्टीज, ये सारे इश्यूज करके हम लोग आगे बढ़ते गए। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, पहला क्या था, एंड ऑफ कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशंस। दूसरा, आपके वर्ल्ड पॉलिटिक्स में चेंज आ गया बच्चों। तीसरा, आपके वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ बिल्कुल पावरफुल बन गए। चौथा,
आप लोगों के पास इंडिपेंडेंट कंट्रीज एस्पिरेशंस के साथ आगे बढ़ने लग गई। पांचवा, इंटरनेशनल सिस्टम में बहुत सारे नए प्लेयर्स इमर्ज करने लग गए। अपनी आइडेंटिटी, अपने इंटरेस्ट और इकोनॉमिक की कंक्लूजन के फॉर्म में आप यूज कर सकते हैं इस पॉइंट को। ठीक है जी। नाउ दोस्तों, वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, शॉक थेरेपी। यार ये नाम से ही पता लग रहा है शॉक है। भाई शॉक तो लगा था सेकेंड वर्ल्ड को। उन्होंने एकदम से उन मैंने कहा ना, वक्त बदला, जज्बात बदले, बार बार एक रिपीट कर रहा हूँ बट सच में ऐसे ही हुआ। उनका मतलब उन्होंने तो 70 साल तक बस एक ही चीज बोली कि कम्युनिस्ट वर्ल्ड इज द बेस्ट वर्ल्ड, और अचानक से डेमोक्रेट जीत गए और उनका पूरा कम्युनिस्ट कोलैप्स हो गया। ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड में कम्युनिज्म खत्म हो गया, नहीं 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 नहीं, गलत बात है। कम्युनिज्म आज भी है, इंडिया में भी है और चाइना में भी है और नॉर्थ कोरिया में भी है। हर जगह पे है, मतलब इंडिया के कुछ इलाकों में कम्युनिस्ट पार्टीज हैं पर वो डेमोक्रेट्स की फॉर्म में। कम्युनिज्म के अंदर अगर देखा जाए तो कम्युनिज्म का मतलब होता है द ट्रांजिशन बाय अ पेनफुल प्रोसेस फ्रॉम एन अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम टू डेमोक्रेटिक। तो पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय शॉक थेरेपी। तो ये था कि द कोलैप्स of communism, which was followed in most of these countries by the process of transition from an authoritarian socialist system to a democratic capitalist system। अब ये जो पर्टिकुलर मॉडल था आपका ट्रांजिशन का, ये किसने इन्फ्लुएंस करा। तो क्वेश्चन नंबर टू, कि भैया ये जो शॉक थेरेपी हुई है, ये किसने इन्फ्लुएंस करी थी। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने। ये पूरी की पूरी डेफिनेशन आपकी शॉक थेरेपी की आएगी, जो दोनों पॉइंट्स मैंने मार्क करवाए हैं। शॉक थेरेपी हर एक कंट्री का अलग अलग इंटेंसिटी के साथ था, बट इनकी जो डायरेक्शंस थी दे वर सिमिलर। हर एक कंट्री को एक पूरा का पूरा टोटल शिफ्ट बनाना था। आपको कहीं ना कहीं सारे स्ट्रक्चर्स को इवॉल्व करने थे। यहाँ पर आपके प्राइवेट ओनरशिप को डोमिनेंट पैटर्न के साथ चलना था। प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट्स बिल्कुल एकदम से शुरू हो गया, क्योंकि जो पहले कम्युनिस्ट था ना, कलेक्टिव फार्मिंग्स, वो खत्म हो गए। तो अब यहाँ पे क्या है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ शॉक थेरेपी, क्वेश्चन ये आएगा। सो हर एक कंट्री वाज रिक्वायर्ड टू मेक अ टोटल शिफ्ट, and it meant the private ownership was to be the dominant form, collective farms were to be replaced by the private farming, and they have gone out of the third way, यानी the capitalist way। क्या ये बात समझ में आ रही है। यहाँ तक एक बार प्लीज रीड करिए। तो अब इसके आगे देखिए। अब इसके आगे हुआ यूं कि शॉक थेरेपी के अंदर बहुत सारे चेंजेस हो गए। आपकी एक्सटर्नल ओरिएंटेशन से लेकर डेवलपमेंट तक, आपके ट्रेड से लेकर फ्री ट्रेड तक, मतलब आप समझ लीजिए ना यार, शॉक थेरेपी से बिल्कुल हर एक चीज ना ओपन डोर पॉलिसी की तरह काम करने लगी। जैसे इंडिया में एलपीजी था, दो इट वाज नॉट अ शॉक थेरेपी, हमने तो कहीं ना कहीं चलो शुरुआत मजबूरी में करी थी, बट एट द एंड वाज अ फायदा। बट इनके यहाँ तो भाई साहब बिल्कुल चीजें जो है वो बदल गई। यहाँ पर फ्री ट्रेड रिजाइम और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आपके मेन इंजन बन गए। यहाँ पर आपको ओपननेस दिखाई देती है आपके फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स में, आपकी फाइनेंशियल ओपनिंग में, और लास्ट में ये ट्रांजिशन में हमें एक अलग अलग ट्रेड अलायंसेस भी दिखाई देते हैं। हर एक स्टेट जो था वो अब वेस्ट के साथ लिंक करने लग गया, क्योंकि सबको अपना अपना धंधा प्यारा होने लग गया, सबको अपनी अपनी चीजें प्यारी होने लग गई। सबको बस यही था कि यार मेरा बिजनेस बढ़िया चले, मेरी चीजें बढ़िया चले। ये स्टेट्स में अब तुम देखो ना, गाड़ियां भी बाहर से आने लगी। इससे पहले तो यार रशिया वगैरह में जीन्स पहनना भी अलाउड नहीं था, बट 1991 के बाद अब थोड़ा सेटल हो गए। बेल बॉटम पैंट्स का फैशन खत्म हो गया। तो अब धीरे धीरे करके चीजें बदली और वेस्टर्न कैपिटलिस्ट वर्ल्ड जो था वो पूरा अपने हेजीमनी निकालता है। हेजीमनी क्या होती है, एक डोमिनेंस पावर। वहां पर इससे पहले कार्टून्स भी नहीं थी, डोनाल्ड डक आए, वहां पर मिक्की माउस आए, टॉम एंड जेरी आए। किसी को कुछ पता ही नहीं था इन सब के बारे में, बट नाउ दीज पीपल नो व्हाट एग्जैक्टली दे आर। उसके बाद हमें सॉफ्ट पावर्स में दिखाई दी, हमें वहां पे मिलिट्री पावर धीरे धीरे करके दिखाई दी। ये सारी चीजें आपके साथ गाइड करती गई, डेवलपमेंट होती गई। ये हो गया मेरा शॉक थेरेपी। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी से हुआ क्या दोस्तों। शॉक थेरेपी की वजह से जो हमें लग रहा था कि एक लोग आएंगे, खाना वाना मिल जाएगा, सब कुछ चीजें हो जाएंगी जिसके लिए हम लोग रो रहे थे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। शॉक थेरेपी से कुछ भी नहीं बदला। मतलब
एक तो वो कहते हैं ना, मंदी में आटा गीला, वैसी हम परेशान थे यूएसएसआर, और ऊपर से यहाँ पर पूरा का पूरा डिजास्टर हो गया। लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट रशिया। रशिया में क्या हुआ, जितने भी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स था वो कोलैप्स हो गई। 90% ऑफ द इंडस्ट्रीज वो पूरी कोलैप्स हो गई। ठीक है, और इनको प्राइवेट इंडिविजुअल्स को बेचना पड़ा। अगर हम रीस्ट्रक्चरिंग की बात करते हैं मार्केट फोर्सेस में, तो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज में बहुत सारी डिसअपीयरेंस दिखाई दी। पूरी इंडस्ट्री खत्म हो गई जी। और इसको हम क्या बोलते हैं प्यार से, लार्जेस्ट गैराज सेल। ये 2018 के क्वेश्चन पेपर में 2020 में आपको ये क्वेश्चन दिखाई देता है कि लार्जेस्ट गैराज सेल इन द हिस्ट्री क्या है। तो आपको आंसर किस तरीके से लिखना है, इसका आंसर इस तरीके से लिखना है दोस्तों कि इट बॉट ruin टू द इकोनॉमीज एंड डिजास्टर अपॉन द इंटायर रीजन। तो यहाँ पे शॉक थेरेपी से आप शुरू करेंगे। इन रशिया, दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर, द लार्ज स्टेट कंट्रोल्ड collapsed. 90% of the industries were put up for sale. और यहां से आपके पास पूरी की पूरी गवर्नमेंट पॉलिसीज में डिसअपीयरेंस दिखाई देती है। एंड दिस वाज ब्लडी नोन एज लार्जेस्ट गैराज सेल। ये सब के सब आपको वैल्यूएबल इंडस्ट्रीज अंडर वैल्यू प्राइस में बेची जाती। जितने भी वाउचर्स थे ना, बहुत ही ज्यादा जो पार्टिसिपेट करने को दिए गए थे सेल्स के लिए, भाई वो तो अब खत्म से ही हो गए। मतलब वो तो लोगों ने अपने बेच दिए, सिटीजन्स ने। और यहाँ से आता है माफिया सिस्टम। यहाँ पर और क्या शॉक थेरेपी के साथ क्या में और क्या क्या हुआ, भाई ब्लैक मार्केट बहुत ज्यादा, ब्लैक मनी हद से ज्यादा बर्तर से बनने लग गया। इन्फ्लेशन बढ़ने लग गई इसकी वजह से। वैल्यू ऑफ द रूबल डिक्लाइन, जो करेंसी थी रूबल वहां की, वो बिल्कुल डिक्लाइन कर गई। इन्फ्लेशन वो सो हाई। नेक्स्ट पॉइंट, कलेक्टिव फार्म सिस्टम बिल्कुल खत्म हो गया। और जो हमने सोचा था ना खाने को मिलेगा, खाने को चीजें मिलेंगी, खाना बिल्कुल खत्म हो गया। रियल जीडीपी वॉज वॉट बिलो इन 1989, जो 89 में जीडीपी थी उससे बहुत बिलो हो गई। ओल्ड ट्रेडिंग स्ट्रक्चर बिल्कुल खत्म हो गए। आपको मैं एक छोटी सी स्टोरी सिस्टम बताऊंगा। एक हम इनके यहाँ पर एक वॉलमार्ट आ गया। वॉलमार्ट आ गया, इन्होंने अपने बुलाया, और यूएसए ने भी अपनी चाल चली वहां पर। यूएसए ने क्या किया, वॉलमार्ट को बुला तो लिया। अब उसमें वॉलमार्ट ने क्या किया, सारे के सारे जो पोटेटोज थे वो इकट्ठे कर लिए, और वो पोटेटोज छुपा दिए। वो पोटेटोज छुपा दिए, और जो लोगों के पास मार्केट में पहुंचना चाहिए था वो नहीं करा। तो इतनी बुरी सिस्टम हो गया था कि स्टेट के हाथ में कुछ पावर ही नहीं थी, स्टेट बिल्कुल खत्म हो चुका था। ओल्ड सिस्टम वॉज डिस्ट्रॉयड। Old system welfare was destroyed, and withdrawal put the large sections into poverty. Middle classes were pushed to the periphery of the society. Mafia emerged in most of the countries. प्राइवेटाइजेशन की वजह से नई डिस्पैरिटीज दिखाई देती हैं, खासकर मेरे रशिया में, मेरे को बिटवीन रिच एंड पुअर रीजन्स। ठीक है, इसके बाद पहले यहां तक पढ़ेंगे, इसके बाद फिर मैं आगे और बताता हूँ। दोस्तों इसके बाद हुआ यूं कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस ने ना सभी के सारे स्टेट्स को बोल दिया कि ना बेटा, आपको अब अपनी इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने हैं। क्योंकि डेमोक्रेसी का सबसे पहला रूल यही होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होना चाहिए आपका। इन्होंने क्या करा, इतनी जल्दी जल्दी कॉन्स्टिट्यूशन बना दी जिसमें हर एक पावर आपके प्रेसिडेंट को मिल गई। अब आप देखिए ना, यहाँ से आज मिस्टर प्यूतिन को कोई हटा सकता है? ऐसे नहीं हटा सकते, देयर इज अ पर्टिकुलर वे। और उनके प्रेसिडेंट के हाथ में पावर चली गई। आपने देखो ना कि कैसे अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स में पार्लियामेंट्स जो है वो वीक हो गई। इन सेंट्रल एशिया द प्रेसिडेंट्स हैड ग्रेट पावर। सेंट्रल एशिया में प्रेसिडेंट्स के पास बहुत अच्छी पावर थी। एंड सेवरल ऑफ देम बिकेम वेरी अथॉरिटेरियन। अथॉरिटेरियन क्या होता है, तानाशाह। तानाशाह मतलब हद से ज्यादा अपने आप को रूल दिखाने वाला। आपके तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान में अलग अलग दे अपॉइंटेड देमसेल्व्स फॉर 10 इयर्स एंड देन एक्सटेंडेड फॉर अदर 10 इयर्स। मतलब 20-20 साल के लिए तो वही बने जा रहे हैं। डेमोक्रेसी तो भूल ही जाओ। कोई जुडिशियल कल्चर नहीं, कोई इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी नहीं। मतलब हमारे यहाँ पे जैसे इंडिया में अलग अलग पिलर्स हैं, हमारे पास 3 पिलर्स है डेमोक्रेसी के। क्या क्या, हमारे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। बिल्कुल नहीं जी, हर जगह पे कोई डेमोक्रेसी नहीं, कुछ नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ कि रशिया के साथ क्या हुआ। रशिया धीरे धीरे करके रिवाइव कर गया। रशिया को पूरा का पूरा रिवाइवल उसकी इकोनॉमी के साथ ऑयल, नेचुरल गैस, मिनरल्स के साथ बढ़ने लग गए। अजरबैजान, कजाकिस्तान, रशिया, तुर्कमेनिस्तान, ये सब अब धीरे धीरे करके एक दूसरे के साथ मिलकर करने लग गए। सेंट्रल एशियन कंट्रीज, बहुत सारी कंट्रीज को तो ऑयल पाइपलाइन से बढ़ने लग गई।
और यहाँ पे तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने लग गई। शॉक थेरेपी से जितना नुकसान हुआ भी, अब धीरे धीरे करके वापस ये कंट्रीज रिवाइव कर रही हैं। दो अभी वहां पे वॉर चल रही है, सेंट्रल एशिया में कलेश हमेशा से ही है, बट कहीं ना कहीं चीजें बेटर तो हुई हैं, जस्ट आफ्टर व्हाट हैज हैपेंड इन शॉक थेरेपी। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक शब्बा खैर।